Hello everyone. Today we are going to discuss about the secularism. सेकुलरिज्म के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म इन सिंपली टर्म्स अ सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट अफेयर्स. सेकुलरिज्म owes its origin from the West, which separates religion from the states. Donald Eugene Smith, a political philosopher, in his book titled India a Secular State, defines the meaning of a secular state. According to the Donald Eugene Smith, a secular state is a state which guarantees and incorporates the freedom of religion and treat every individual as a citizen and does not attach to any religion. This definition of Donald Eugene Smith provides three sets of relationship. First, the relationship वो हमें जो मिलता है वो है इंडिविजुअल एंड रिलीजन के बीच में. रिलीजन, इंडिविजुअल हैव द राइट टू रिलीजन, मतलब हैव टू एनी रीज़न टू प्रोफेस. वो किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, उसे प्रोपेगेट कर सकता है, उसे प्रैक्टिस में ला सकता है. तो इंडिविजुअल के पास ये राइट है. और सेकंड रिलेशनशिप हमें मिलता है वो इंडिविजुअल एंड स्टेट के बीच में है. जो इंडिविजुअल है वो इसके अपने जो इंडिविजुअल्स को, स्टेट जो है इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करेगा सिटीजनशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. और थर्ड सेट्स ऑफ हमें रिलेशनशिप जो मिलता है वो है स्टेट एंड रिलीजन के बीच में. स्टेट है किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल स्टेटस प्रोवाइड नहीं करेगा, वो सभी रिलीजन को इक्वल देखेगा जो हमें. और स्टेट की कोई भी पॉलिसी रिलीजन बेस्ड नहीं होगी. तो हमें ये थ्री सेट्स ऑफ रिलेशनशिप मिलते हैं. सेकुलरिज्म जो आइडियोलॉजी है वो थ्री प्रिंसिपल पे बेस्ड है. पहली है इक्वालिटी, दूसरा है लिबर्टी और तीसरा है न्यूट्रलिटी. तो हमें ये सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी मिलती है. बट जो सेकुलरिज्म है वो साउथ एशिया में वो उसे नहीं एक्सेप्टेड नहीं किया गया है और उसे एक तरीके से एंटी रिलीजन के तौर पर देखा गया है. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकुलरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. In the West, the secularism is preceded democracy, but in the Indian context में a secular state and secular state and democratic politics introduced at the same time in the Constitution of India, which generate conflict between सेकुलरिज्म आइडियोलॉजी एंड द मैजिस्ट्रेरियन डेमोक्रेसी. तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट्स टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड रिलीजन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट्स देता है स्पेशल कि वो अपने कल्चर और रिलीजन को प्रिजर्व रख सकें जिससे कि वो मेजॉरिटी के दबाव में आके उन्हें अपना धर्म परिवर्तन ना करना पड़े और वो आगे अपने जो कल्चर है उसको आगे बढ़ा सकें, है ना. और इंडियन स्टेट एडमिट्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल बट इट्सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल रिलीजन. वो सभी मतलब जो इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं उन्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है, बट एक खुद जो सभी धर्मों से स्वतंत्र है, किसी भी धर्म को नहीं अपनाएगा. और ये एक इंडियन स्टेट क्रिएट्स इक्वालिटी बिटवीन द बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स. और ये दोनों को मतलब बिलीवर्स को और नॉन बिलीवर्स को सेम ही समझेगा, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. एंड और नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म, secular Indian state. The first feature of Indian secular state is freedom of religion और e-religion. ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में है, 26 में एंड 30 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताया गया है. अंडर द आर्टिकल 25 all individual have the right to
right to conscience, and they have right to freely practice and profess and propagate religion. जो रीज़न को वो चाहते हैं उसे प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं. ये आर्टिकल 25 में सभी इंडिविजुअल्स को दिया गया है. एंड आर्टिकल 26 ऑथोराइज द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस on the religious practices on the basis of morality, discipline and health. पब्लिक मोरालिटी, डिसिप्लिन एंड हेल्थ. अगर कोई भी ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिस वो जो पब्लिक डिसिप्लिन को डिस्टर्ब कर रही है या ख़राब कर रही है, तो स्टेट के पास ये राइट है कि वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है. एंड आर्टिकल 30 provides special rights to minority community to establish and monitor the institution to promote their culture. एंड उनके पास वो चाहे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं. तो ये जो था वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो जो इंडियन स्टेट है वो सिर्फ अपने सिटीजन्स को ही प्रोवाइड नहीं करता, वो नॉन सिटीजन्स को भी प्रोवाइड करता है. और सेकंड फीचर ऑफ इंडियन सेक्युलर स्टेट इज़ इक्वालिटी. जो इंडियन स्टेट है वो सभी धर्मों को समान महत्व देगा, वो किसी भी धर्म से अटैच नहीं होगा, जिससे कि वो जो धर्म है वो बाय द एक्ट एक स्टेट रिलीजन बन जाए. तो इसलिए वो सभी धर्मों को समान महत्व देगा, समान रूप से देखेगा, समान रूप से देखेगा. तो ये हो गई इक्वालिटी ऑफ रिलीजन. एंड नाउ विल कम ऑन द थर्ड फीचर ऑफ द इंडियन सेक्युलर स्टेट इज सिटीजनशिप. जो इंडियन स्टेट है वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा अपने नागरिकों को विदाउट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन. ये आर्टिकल 15 and 16 and article 15, 16 and 29 and 330 and 325 and 330 and 332 में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है कि आर्टिकल 15 के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सभी नागरिकों को समान महत्व देगा और उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. एंड आर्टिकल 16 states the opportunity to all the citizens to employment and to appointment in the any office under the state. And article 29 states that कि nobody or any individual cannot be denied to admission in the state educational institution में on the basis of religion. And article 325 ये कहता है कि एक नागरिकता मतलब एक ही नागरिकता होगी, दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी. और एक जो कम्युनल इलेक्टोरल जो एक सिटीज़न है वो एक ही बार वोट दे मतलब एक ही कंस्टिट्यूएंसीज में वोट दे सकता है. वो रीजन के बेस पे वोट नहीं देगा, उसको बस एक ही सिटीजनशिप मिलेगी. और आर्टिकल 330 स्टेट्स द स्पेशल रिजर्वेशन इन द लोकसभा फॉर द SC/ST. एंड आर्टिकल 332 स्टेट्स the special provide the reservation for the SC/ST in the state assembly. And in the now how many बहुत सारे मतलब वो हैं आर्टिकल्स हैं जो सेक्युलर जो हमारे इंडियन स्टेट है उसको डिफ़ाइन करते हैं. लाइक आर्टिकल 27 जो ये कहता है कि no person could be compelled to pay taxes to promote the religion practice. And article 28 states that कि no religious instruction
कुड बी गिवन इन द स्टेट एजुकेशनल स्टेट। तो ये सब जो आर्टिकल्स थे वो इंडियन सेक्युलर स्टेट जो हमारा है उसको डिफ़ाइन करते हैं। बट फिर भी सेक्युलरिज्म के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो लाइक अयोध्या कांड, जो कि मतलब उस पर अयोध्या कांड जो 1992 में हुआ था। अयोध्या में एक वो ज़मीन है, उस पर जो बाबरी मस्जिद बनी हुई है उस पर हिंदुओं का क्लेम है कि वहाँ पे पहले राम मंदिर था और उसको तोड़ के फिर मस्जिद बनवाई गई है। जबकि मुस्लिम जो है कम्युनिटी, उनका कहना है कि ये मस्जिद पहले से ही थी। तो फिर इस पे बहुत सारी मतलब इनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनिटी के बीच में। तो और हिंदुओं का कहना है कि उससे मतलब मस्जिद को जो अयोध्या है उसमें उस अयोध्या ज़मीन में से थोड़ा सा भाग हमें देके उसमें वो मंदिर बनवाया जाए। 6 दिसंबर 1992 में वो कर सेवक, बहुत सारे कर सेवक, बीजेपी के मेंबर्स एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर्स इकट्ठा हुए कि मतलब एक मंदिर के निर्माण को लेकर मीटिंग पे मतलब उस पर योजना बनाने के लिए कैसे मंदिर बनेगा, एक योजना के बनाने के लिए सब इकट्ठा हुए। एकदम से क्राउड इकट्ठा हुआ और उसने बाबरी मस्जिद पे पत्थर फेंकने स्टार्ट कर दिए, जिससे कि ये एकदम से वायलेंस में क्रिएट हो गया और जो कंसिक्वेंटली जो बाबरी मस्जिद थी वो डिमोलिश्ड हो गई। तभी आरएसएस ने जो डिमोलिश्ड वो हुई थी मस्जिद, उसको वो मतलब वो गार्बेज को हटा के उसी टाइम में राम भगवान जी की मूर्ति रख दी और एक टेम्परेरी वो मंदिर बनवा दिया गया, जिससे कि वो मंदिर बनने के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत सारे राइट्स हुए और उस राइट्स में बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम की जानें भी गई और उन्हें अपने घर से मतलब डिस्प्लेस भी होना पड़ा। उनके एम्प्लॉयमेंट पे, उनकी लाइफ पे बहुत सारे असर आए हैं जो कि ठीक नहीं थे। और जैसे कि 1980s में देखने को मिलता है कि इंदिरा गांधी के पीरियड में कैसे उन्होंने मतलब कम्युनिज्म का सहारा लेके वोट बैंकिंग को इकट्ठा किया। 1983 के इलेक्शंस में इंदिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला कॉन्फ्रेंस जो थी मतलब पार्टी थी उनकी, जम्मू कश्मीर में उसको वीक करने के लिए हिंदू थीम्स का मतलब सहारा लिया और हिंदू थीम्स को प्रमोट किया 1983 के इलेक्शंस में टू गेट वोट बैंकिंग ऑफ हिंदूज, टू गेट वोट्स ऑफ हिंदूज। और इन 1980s में पंजाब में भी देखने को मिलता है जब इंदिरा गांधी ने सिंह भिंडरांवाले सिख मिलिटेंट जो एक ग्रुप था जो जिन्हें जनरल सिंह भिंडरांवाले जो वो थे उन्हें लीड कर रहे थे, सिख मिलिटेंट ग्रुप को उसे लीड कर रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने अकाली दल को वीक करने के लिए उन्हें सपोर्ट किया। और ऐसा शाहबानो के केस में भी देखने को मिलता है, जो एक मुस्लिम वुमेन थी, डाइवर्स मुस्लिम वुमेन थी, उसने हाई कोर्ट में अपील की टू गेट एलिमनी फ्रॉम हिज हस्बैंड। हाई कोर्ट ने उसकी अपील पर आदेश दिया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ the husband of Shah Bano is obliged to pay alimony to her divorcee। जब वो ऑब्लाइज है एलिमनी को पे करने के लिए शाह बानो को, जब तक कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती या जब तक कि वो अपने पैरों पे स्वतंत्र खड़ी नहीं हो जाती। तो इसके अगेंस्ट में शाह बानो के हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि मतलब वो सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो शरिया में है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इद्दत जो कि सिर्फ 3 महीने का मेंटेनेंस लॉ होता है, बस वही देने के लिए जिम्मेदार है, ऑब्लाइज्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उसको अपहोल्ड किया, मतलब उसे बरकरार रखा और यूसीसी की नीट के लिए रिकमेंड किया कि एक यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए।
इन जुलाई 1985 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दरखास्त की राजीव गांधी की गवर्नमेंट से कि सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लॉस को प्रोसीजरल कोड से मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसे हटा दिया जाए, उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। ऑन 27 फैब इन 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में एक बिल पास हुआ। उस बिल का नाम था मुस्लिम वुमेन बिल। उस बिल के तहत जो मतलब मुस्लिम मैन है वो अपनी डाइवर्सिटी मतलब वो वुमेन है वो सिर्फ इद्दत देने के लिए ही ऑब्लाइज्ड है, और वो जो सिर्फ 3 महीने का मेंटेनेंस फंड होता है वो ऑब्लाइज्ड नहीं है एलिमनी पे करने के लिए फॉर लाइफ टाइम। तो जिससे कि बहुत सारे जो सेक्युलर मुस्लिम थे उन्होंने राजीव गांधी की गवर्नमेंट के लिए अपोज भी खड़े हुए और क्रिटिसाइज़ किया कि वो वोट बैंकिंग के लिए ये मुस्लिम कम्युनिटी अपीसमेंट कर रहे हैं, और इससे कि उन्होंने राजीव गांधी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किए। बहुत इसी तरह से ये सब देखने को मिलता है जो सेकुलरिज्म के रास्ते में आया है इंडियन स्टेट में इसने। पर फिर भी अब ये सब देखते हुए एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सच में जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलरिज्म को प्रैक्टिस में ला रहा है एक पॉलिसी के थ्रू और आइडियोलॉजी के थ्रू, या फिर ये इसे यूज़ कर रहा है फॉर पॉलिटिकल अपीजमेंट to get vote banking। Now we will discuss about secularism and now यहाँ पे एक डिबेट में हम चर्चा करेंगे कि क्या सेकुलरिज्म सच में मतलब इंडियन स्टेट के द्वारा लाया जा रहा है प्रयोग में। बहुत जाने माने स्कॉलर आशीष नंदे क्रिटिसाइज़ करते हैं सेकुलरिज्म को। वो कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म है वो उसने मतलब अपनी जो सारी क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए और वो एम्फसाइज़ करता है एक न्यू नीड के लिए कि हमें एक न्यू आइडियोलॉजी ढूंढनी चाहिए जो हमारे जो सोसाइटी है सोसाइटी को गवर्न कर सके। सेकुलरिज्म जो है इंडियन स्टेट के लिए मतलब इसके फेलियर जो है सेकुलरिज्म का फेलियर जो देखने को मिला है वो इस बात का प्रमाण है कि जो इंडिया है उसको रिलीजियस माइंडेड पीपल ने उसे नहीं अपनाया है, ये फेलियर ये बताती है। आशीष नंदे कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म है उसने पब्लिक स्फेयर और प्राइवेट स्फेयर को जन्म दिया है। पब्लिक स्फेयर वो जो स्टेट अफेयर्स के थ्रू में समझा जाता है और प्राइवेट स्फेयर्स में रिलीजन को माना जाता है। तो वो कहते हैं कि इन्होंने तो सेक्युलरिज्म का जो मॉडर्न ये कॉन्सेप्ट है इसने हायरार्काइज किया है वो 2 डोमेन को, जिसमें कि प्राइवेट स्फेयर इज inferior to the public sphere of politics। आशीष नंदे ने दो कॉन्सेप्शन ऑफ रिलीजन दिए हैं। फर्स्ट जो कि बेस्ड है अकोमोडेटिव ऑफ ऑल फेथ, मतलब इसमें सभी धर्मों को प्लेस दिया जाता है और एक स्टेट अफेयर्स में रिलीजन को थोड़ा प्लेस किया जाता है। और सेकंड कॉन्सेप्शन है जो अभी का मॉडर्न कॉन्सेप्शन है जो कि कम्युनिज्म को लीड करता है, जो कम्युनिज्म की तरफ जाता है। तो वो जो आशीष नंदे हैं वो सपोर्टर हैं ऑफ द प्री सेक्युलर स्टेट के, और पहली वाली कॉन्सेप्शन ऑफ रिलीजन के वो सपोर्ट में है। वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो गारंटी नहीं देता सिटीजन्स को कि उस सफरिंग से जो खुद
अपने सिटीजन्स पे करता है इन द नेम ऑफ अ मोरल आइडियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट सिक्योरिटी एंड डिफेंस। वो जो इस नाम पे वो अपने सिटीजन्स पर जो मतलब उत्पीड़न करता है वो उसके प्रति कोई गारंटी नहीं देता सेक्युलरिज्म। इस तरीके से और जो सेक्युलर वो इस तरीके से वो इस तरीके से वो अकोमोडेटिव टॉलरेंट फेथ जो लाइफ है, जो गांधी जी के पीरियड में और जो अशोका के पीरियड में जो जिस तरीके से उन्होंने गवर्न किया था वो उस वे के सपोर्ट में है। तो ये आशीष नंदी का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब टी.एन. मदन जो अनदर स्कॉलर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो सेक्युलरिज्म है वो जो इंडिया में सफल नहीं हुआ, इसके पीछे 3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि बहुत सारे इंडिया में ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे रिलीजन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मैटर रखता है, बहुत एक्टिव है। और सेकंड ये कि कहीं कहीं पर रिलीजन जो है मतलब साउथ एशिया में सफल नहीं हुआ, इसके पीछे का रीज़न है कहीं कहीं पर साउथ एशिया में रिलीजन को स्टेट रिलीजन भी डिफ़ाइन किया गया है। और थर्ड ये है कि जो सेक्युलरिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो इनकेपेबल है काउंटर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। और वो अब जो टी.एन. मदन है वो टी.एन. मदन डिफ्रेंशिएट्स करते हैं बिटवीन द वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स को थ्रू द साउथ फ्रॉम द साउथ एशियन पार्ट्स से कि वो के डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो वेस्ट में जो क्या है कि वो एक जो रीज़न है वो खुद एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को फॉर रिफॉर्म के लिए, फॉर रिलीजियस रिफॉर्म के लिए खुद रीजन आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जबकि साउथ एशियन कल्चर में जो रिलीजन है वो ऐसा कोई मैटर नहीं रखता, वो नहीं समझता कि स्टेट और रिलीजन के बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वो एज्यूम करता है कि रिलीजन और स्टेट एक साथ रह सकते हैं, मतलब एक साथ प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और सेकंड ये है कि साउथ एशियन कल्चर में जो रीज़न है एक ओवरऑल थ्योरी प्रोवाइड करता है ऑफ लाइफ की, जिसके थ्रू हम रीज़न को अलग नहीं कर सकते उनकी लाइफ से। तो इस तरीके से और थर्ड वो देते हैं कि जो हम सेक्युलरिज्म अपनाते हैं, अगर इसी स्थिति में हम सेक्युलरिज्म को अपनाएंगे तो ये लीड करेगा कम्युनलिज्म की तरफ, तो ये कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगा। तो इस तरीके से टी.एन. मदन है वो बताते हैं कि क्यों जो सेक्युलरिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो साउथ एशिया में सक्सेस नहीं हुई है। अनदर स्कॉलर लाइक आर्किन वेनियाक वो डिनाई करते हैं क्लेम ऑफ both claim of T.N. Madan and आशीष नंदे एंड उन्हें वो कहते हैं कि वो कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी के सपोर्टर हैं, टी.एन. मदन और आशीष नंदे। आर्किन वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो प्रियर है देन कलेक्टिव राइट्स थे, और वो एक ऐसे स्टेट के सपोर्टर हैं जो एक कॉमन फीचर ऑफ ह्यूमैनिटी पर बेस्ड है, और वो मतलब अपने सिटीजन्स को राइट देता है रिलीजन का। और वो कहते हैं कि जो फेलियर है वो सेक्युलरिज्म की वो इस वजह से है कि कम्युनलिज्म है फेलियर जिम्मेदार सेक्युलरिज्म की फेलियर के लिए। तो वो कहते हैं कि हमें सेक्युलरिज्म को बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये एक कॉमन फीचर ह्यूमैनिटी पर बेस्ड है, और उनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब 3 बातों से है। फर्स्ट फ्रीडम ऑफ रीजन, सेकंड सिटीजनशिप, एंड थर्ड सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट एंड इम्पार्शलिटी। एंड अनदर स्कॉलर कहते हैं कि वो राजीव भार्गवा कहते हैं कि ये जो सेक्युलरिज्म है वो अनसूटेबल है फॉर इंडियन कल्चर के लिए, क्योंकि जो इंडियन कल्चर है इसका एक
बेस्ट वो क्रिश्चियन पे बेस है, और सेकंड बहुत सारे मतलब रिलीजियस माइंडेड पीपल इंडिया में रहते हैं। तो ये इस तरीके से वो कहते हैं। और राजीव भार्गवा कॉन्टेक्चुअल सेक्युलरिज्म के सपोर्टिव हैं, जो कि इंडिया में अपनाया जा रहा है। इंडिया, इसका मतलब ये है कॉन्टेक्चुअल सेक्युलरिज्म के कुछ मैटर्स में जो इंडियन स्टेट है वो इंटरफेयर कर सकता है रिलीजन में, और कुछ मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं करेगा। लाइक वन इलेक्टोरल, एक नागरिक को एक ही मतलब वोट देने का अधिकार है, और वो रिलीजन बेस पे अपना वोट मतलब वो वोट नहीं दिए, सिटीजनशिप नहीं दी गई है उन्हें। और सम केसेस में कि रिलीजन को इंक्लूड किया, लाइक उन्हें मतलब जो रिलीजन है वो उन्हें परमिट किया गया है कि वो अपना पर्सनल लॉ बना सकते हैं। तो इस और जो स्टेट है उसे राइट है कि उस पर्सनल लॉ पे कुछ ज़रूरी अगर चेंजेस अगर रिक्वायर्ड है तो उसे चेंज कर सकते हैं। तो वो राजीव भार्गवा इस तरीके से कॉन्टेक्चुअल सेक्युलरिज्म के सपोर्टर हैं। और वो एक और चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं कि वो कहते हैं कि माइनॉरिटी राइट्स पर एम्फेसाइज होना चाहिए, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, और कल्चरल रिफॉर्म के लिए वो मतलब एम्फेसाइज करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है वो इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ द बेस्ट सेक्युलरिज्म, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ को भी राइट प्रोवाइड करता है और मेजॉरिटी का भी ध्यान रखता है, तो एक बैलेंस बना के चलता है। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ द बेस्ट सेक्युलरिज्म। थैंक यू सो मच।